sir. ठीक है, तो आई थिंक क्योंकि कब तक मेरे को पता नहीं है। ठीक है कि हम लोग ऑटिज्म, फोटो पीरियडिज्म का मतलब है कि कुछ प्लांट्स को एक क्रिटिकल फोटो पीरियड चाहिए, एक डिफाइंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट चाहिए, वो फ्लावरिंग करेगा। तो प्लांट फिजियोलॉजिस्ट क्या डिफाइन किए, एक टर्म डिफाइन किए, क्रिटिकल फोटो पीरियड। ठीक है, तो अलग अलग प्लांट के क्रिटिकल ड्यूरेशन अलग। तो कुछ प्लांट को इस क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा, अगर ज्यादा लाइट मिलेगा तो फ्लावरिंग करेगा, अदर फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ जो ये पहला डायग्राम दिया है लॉन्ग डे प्लांट का, इसको ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। ठीक है, तो अबव चाहिए, अबव देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, सो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट। ये प्लांट कौन कौन से हैं, स्पाइनच है, गाजर रेडिश, लेटुस होता है, अल्फाल्फा होता है, मेज होता है, ओट होता है, व्हीट, ओपियम पॉपी होता है। सो इट्स अ लॉन्ग प्लांट, इनको क्रिटिकल फोटो ज्यादा लाइट चाहिए। अब आते हैं दूसरा और शॉर्ट डे प्लांट पे, ऐसे इनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट चाहिए, देखिए बिलो, तब जाके वो फ्लावरिंग, ज्यादा मिलेगा तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसमें आपका सोयाबीन आता है, शुगर केन आता है, पोटैटो आता है, टोबैको आता है, डालिया आता है, क्राइजेंथेमम आता है। ठीक है, नॉर्मली एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स पूछते हैं। एक तीसरा कैटेगरी ऑफ प्लांट भी है जिसको हम लोग डे न्यूट्रल प्लांट बोलते हैं। ये मतलब ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वेजिटेटिव मैच्योरिटी के बाद फ्लावरिंग होनी ही, लाइट मिले ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो ऐसा ये है टोमेटो, कुकुम्बर, खीरा, मटर, आपका पी कॉटन, ये सब न्यूट्रल प्लांट है। तो यहाँ आपको याद रखना है। तो बात यहाँ पर ये आता है कि लाइट का what happens in the dark phase। ठीक है, लाइट पीरियड भी चाहिए आपको, डार्क पीरियड भी चाहिए, इन कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों कुछ समय लाइट चाहिए, कुछ समय डार्क चाहिए, और रिलेटिव ड्यूरेशन भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए 6 घंटा लाइट मिल रहा है तो 6 घंटा डार्क मिलना चाहिए। कहने का मतलब, दिस रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। इसको हम लोग बोल रहे हैं फोटो पीरियड, मतलब ठीक है। कहने का मतलब है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव ड्यूरेशन। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो है, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो दैट while shoot apex modify themselves into flowering apex prior to flowering। ठीक है, तो शूट एपेक्स किस में तब्दील हो गया, फ्लावरिंग एपेक्स में तब्दील। ठीक है, शूट एपिसेस ऑफ प्लांट्स बाय देमसेल्व्स कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फ्लावरिंग के लिए जो स्टिमुलस होता है, मतलब जो सिग्नल है, उस सिग्नल को शूट एपेक्स पकड़ नहीं पाएगा पहली बार, इसीलिए वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लावरिंग एपेक्स, जो कि पकड़ सकता है सिग्नल को। नेक्स्ट, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि साइट क्या है लाइट और डार्क के लिए, फोटो पीरियोडिक के लिए, तो आंसर इज लीव्स। ठीक है, नॉट फ्लावर, ये याद रखिएगा। So it has been hypothesized that there is a hormonal substance that is responsible for flowering। ठीक है, तो फ्लावरिंग के लिए एक हार्मोन है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरिजन। ठीक है, फ्लोरिजन, ये लोग नाम नहीं दिया है, ये नाम लिख लीजिए आप। सो फ्लोरिजन इज कॉल्ड द फ्लावरिंग हार्मोन। ठीक है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर flowering। So this is a hypothetical hormone like molecule which is responsible for flowering। So this poison migrates from leaves, ठीक है, to shoot apex for inducing flowering only when the plants are exposed to the necessary inductive
जाएगा कि ये जो फ्लोरिजन है ये बना कहाँ, लीफ में, और पत्ता में बनने के बाद माइग्रेट करके कहाँ गया, शूट एपेक्स। जब ये माइग्रेट करके शूट एपेक्स में जाएगा तो शूट एपेक्स कन्वर्ट हो जाएगा फ्लावरिंग एपेक्स में। अब के कारण फ्लावरिंग एपेक्स जो है सिग्नल पकड़ सकता है कि अब उसको फ्लावरिंग करना है। कब पकड़ेगा वो, जब फोटो पीरियड, क्रिटिकल फोटो पीरियड्स या कम लाइट मिले, एज द केस में बी इन लॉन्ग डे प्लांट, ज्यादा डे प्लांट कम। ठीक है, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्लोरिजन के बारे में। सो फ्लोरिजन पूछा जाएगा और एग्जांपल्स पूछा जाएगा, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट। तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज कभी कभार टफ क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है कि ये जो फ्लोरिजन है इसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, तो कि ये फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन शूट इफेक्ट्स। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, दैट इज ग्रोथ अटेन्युएशन। मतलब ग्रोथ ये भी रिस्पॉन्सिबल है, अटेन्युएशन, ग्रोथ अटेन्युएशन। ठीक है, तो ये दोनों चाहिए, फ्लावरिंग भी चाहिए, ग्रोथ भी चाहिए, तो ये दोनों काम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि फ्लोरिजन जो है वो किस हार्मोन के जैसा, किस हार्मोन के जैसा काम करता है, तो आंसर इज जिबरेलिक एसिड। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिस तरह का सिग्नल जिबरेलिन दे रहा है, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए, उसी तरह फ्लोरिजन का है, मतलब दोनों में संबंध है। तो अगर आप हार्मोन इज सिमिलर टू फ्लोरिजन, यू कैन आंसर। ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि आपको फोटो पीरियोडिज्म से पूछेंगे ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन, so there are plants for which flowering is either qualitatively or quantitatively dependent on exposure to low temperature. ठीक है, so this phenomenon is called vernalization. कहने का मतलब है कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग के लिए आपको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ पे समझ जाइए आप। क्या इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशनरी development late in the growing season and enables the plant to have sufficient maturity. ठीक है, क्या है कि डेवलपमेंट बाद में ना हो, ठीक है, और अच्छे से वो मैच्योर कर जाए प्लांट, उसके लिए हमको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस में अगर कराना है, ठीक है, तो लंबे समय प्रोलॉन्ग विंटर हो सकता है, या फिर आप बोलिए विंटर को आर्टिफिशियली कंडक्ट कराइए बाय गिविंग दिस लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो होगा क्या, एनालाइजेशन कीजिएगा तो दीज प्लांट्स दे विल अक्वायर द एबिलिटी, ठीक है, फ्लावरिंग तो हो जाएगी उनमें, लेकिन उन ग्रोथ के लिए कुछ समय चाहिए। कहने का मतलब वो फ्लावरिंग का पोटेंशियल आता है, फ्लावरिंग नहीं होता है। एनालाइजेशन से कुछ समय के बाद होगा, ग्रोथ के बाद वो एक्चुअली फ्लावर करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम उसको फ्लावरिंग पोटेंशियल दे रहे हैं बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। सो वर्नलाइजेशन रेफर्स स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं फ्लावरिंग को। ठीक है,
तो सम इम्पॉर्टेंट प्लांट जहाँ पे हम ये वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे कि वीट प्लांट हुआ, बार्ली हुआ, राई हुआ, ठीक है। तो इनमें दो तरह का वेराइटी आपको मिलता है, एक विंटर वेराइटी मिलता है, एक स्प्रिंग वेराइटी मिलता है, ठीक है। जो ठंडा देश है जैसे रशिया वशिया, तो वहाँ पे ये फेनोमिनन काम में आता है। सो जो स्प्रिंग वेराइटी है उसको हम स्प्रिंग में क्या करेंगे, खेत में प्लांट करेंगे, ठीक है। फिर उसमें फ्लावरिंग होगा, फिर वो ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ग्रोइंग सीजन खत्म हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग सीजन का कहानी है स्प्रिंग वेराइटी का। जो विंटर वेराइटी है उसमें क्या होता है कि अगर आप उसको स्प्रिंग में प्लांट करते हैं तो फ्लावरिंग नहीं होगा, ठीक है, और ना ही मैच्योर ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आपने उसको विंटर वेराइटी को आपने स्प्रिंग में प्लांट कर दिया है। तो आप उसको क्या कीजिएगा, उसको आप ऑटम में प्लांट कीजिए, ठीक है। सो दीज विंटर वेराइटीज आर प्लांटेड इन ऑटम। अब वो क्या करेंगे, अब आप जर्मिनेट होगा और फिर जैसे विंटर आएगा तो वो स्मॉल सीडलिंग्स के रूप में बाहर आएंगे, फिर उनका ग्रोथ कहाँ होगा, स्प्रिंग में होगा, ठीक है, और फिर उनका हार्वेस्ट समर में होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है, विंटर वेराइटीज के रेस्पेक्ट में है ये, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बायनियल प्लांट्स। बायनियल प्लांट्स का मतलब जो दो सीजन के लिए जिंदा रहता है, ठीक है, एक सीजन के लिए जिंदा रहता है, ठीक है, मोनोइयल, बायनियल, ठीक है, पेरिनियल, ये आप समझे होंगे। तो बायनियल्स दे आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन। तो पहला सीजन में ग्रो करेगा, सेकेंड सीजन में फ्लावर करेगा, फिर खत्म हो जाएगा, डाई कर जाएगा। जो एक सीजन के लिए हो, एक ही सीजन में फ्लावरिंग भी होगा, ग्रोथ भी होगा, सब चीज एक सीजन में होगा, डेथ भी होगा, ठीक है। तो दो सीजन वाले प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, सुगर बीट, चुकंदर, कैबेज, गाजर हो गया, ठीक है। सो दीज आर कॉमन बायनियल्स। तो इनमें भी आप लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फर्नलाइजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो दो केसेस है आपका, वीट बार्ली राई, सुगर बीट कैबेज कैरेट, ठीक है। तो बाइनियल्स और जो ये विंटर और स्प्रिंग वेराइटीज वाले पौधे हैं इनमें। So some of the subjecting the growing of biennial plant to cold treatment stimulates a subsequent photoperiodic flowering रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली समझने का सिर्फ यही चीज है कि आपको फ्लावरिंग पोटेंशियल किसी भी पौधे में इंट्रोड्यूस करना है तो आप उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, पौधा में वो पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। और आगे वो कर सकते। तो हम इसको कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल आप याद रखिए, वीट बार्ली और राई। तो कर क्या रहे हैं, आप उसको जो विंटर वेराइटी है उसको आप ऑटम में प्लांट करते हो, फिर ऑटम के बाद जब विंटर आता है तो वो विंटर में वो ग्रो करेगा, और उसके बाद फिर स्प्रिंग आएगा तो वो फर्दर ग्रो करेगा, और फिर समर में आप उसको हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब दो सीजन से ज्यादा सीजन लग रहा है आपका, उसी तरह बाइनियल प्लांट में भी दो सीजन चाहिए, तो वहां पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्नलाइजेशन को पहले डिस्कस कौन किया था, ठीक है। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड गुस्ताव गैसनर, ठीक है, गुस्ताव गैसनर, एक जर्मन साइंटिस्ट था ये, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रसियन साइंटिस्ट आया टी लाइसेंको, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस वाज गुस्ताव गैसनर, but popularized this term by its extensive usage in 1920। 10 साल बाद, ये 1918 का है गैसनर का, ठीक है। He was the first to discuss this, but Lysenko actually his works, ठीक है, और वो यूज किया प्रैक्टिकली, इसलिए लाइसेंको का नाम हम लोग इसमें जोड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइसेंको का नाम आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब एक दूसरा टर्म भी आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीवर्नलाइजेशन,
डीवर्नलाइजेशन मतलब अगर वर्नलाइज हो गया है प्लांट तो उसको आपको वापस उस इफेक्ट को कम करना है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डीवर्नलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये कुछ नाम आप याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस वन मोर क्वेश्चन दे माइट आस्क इज, ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है एक्चुअली इसका रेंज क्या है इस टेम्परेचर ट्रीटमेंट का। ठीक है, व्हाट इज द रेंज? सो रेंज इज 1 डिग्री सेल्सियस टू 7 डिग्री सेल्सियस, सो दिस मींस लो टेम्परेचर। तो अलग अलग पौधे के लिए अलग अलग टेम्परेचर रेंज हो सकता है, क्योंकि आप देखें यहाँ काफी पौधे हैं, व्हीट है, बार्ली है, राई है, कैबेज है, ठीक है, और कैरेट है। तो अलग 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 टेम्परेचर हो सकता है, बट यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ यही बोलेंगे कि जो टेम्परेचर चाहिए वो 1 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस होगा, इस लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते आपसे बार पूछता है, दिस इज टेम्परेचर पूछता है 1 डिग्री सेल्सियस से 7 proposed this idea, so German scientist Gustav Gassner in 1988 who proposed the idea, so Russian P. Lysenko in 1928, then name the plants जहाँ आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, so we can use it in wheat, barley and rye because they have got two kinds of varieties, winter and spring varieties, तो winter varieties के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद another example is sugar beet, cabbage and carrots because they are biennial plants। ठीक है, so we can do। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि विच हार्मोन कैन रिप्लेस वर्नलाइजेशन। अगेन अगर वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट को रिप्लेस करना है देन द फाइटो हार्मोन विच कैन रिप्लेस इज जिबरेलिक एसिड। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो कॉमन क्वेश्चन कि वर्नलाइजेशन को अगर रिप्लेस करना है तो यू कैन ट्रीट द प्लांट विद जिबरेलिन। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेट्स मूव टू सीड डॉर्मेंसी। सीड मतलब बीज, डॉर्मेंसी मतलब इनएक्टिव रहना काफी लंबे समय के लिए। ठीक है, so there are certain seeds which fail to germinate even when external factors are favorable। ठीक है, कहने का मतलब पानी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, सब चीज है उसके पास, बट वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, मतलब वो डॉर्मेंट है। So such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy, which is controlled not only by external factor but also under endogenous control। Internal factors भी control करते हैं, means the conditions which are present within the seed। ठीक है, तो दो तरह के फैक्टर्स हो गए आपके, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कंट्रोल कर सकता है, इंटरनल फैक्टर्स भी कंट्रोल कर सकता है। तो जब सीड डॉर्मेंसी की बात आती है तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स अवेलेबल है और फिर भी सीड डॉर्मेंट है, मतलब कि इट इज अंडर स्ट्रिक्ट एंडोजीनस कंट्रोल। जैसे कि आपका देखिए इम्परमिएबल हो सकता है, हार्ड हो सकता है सीड को, तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, परमिएट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सीड कोट को आपको तोड़ना पड़ेगा, हाँ, मतलब उसको परमिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सीड्स में केमिकल इनहिबिटर्स मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि एब्सिसिक एसिड जो कि डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, फेनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपके डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करने वाले सब्सटेंस हैं, केमिकल्स हैं। ठीक है, so abscisic acid is the phytohormone and these two are another chemicals, phenolic acids and para ascorbic acids, so these are important। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये केमिकल इनहिबिटर्स मौजूद रहेगा तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, वो जर्मिनेट नहीं करेगा, वो डॉर्मेंट रहेगा। एंड इमेच्योर एम्ब्रियोज, ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है जो कि सीड डॉर्मेंसी कॉज कर सकता है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कॉजेज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कॉजेज यहाँ पे आपका दिया हुआ है
impermeable and hard seed coat, presence of chemical inhibitors such as abscisic acid, phenolic acid, and para-ascorbic acid, and immature embryo. तो कहने का मतलब है अगर आपको इनकी डोरमेंसी को हटाना है, सो वी कैन ओवरकम दिस बाय नेचुरल मीन्स, या फिर आर्टिफिशियली मैनमेड मेजर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो जो सीड कोट का बैरियर है उसको तो हम आसानी से तोड़ सकते हैं। आप चाकू लीजिए या सैंड पेपर लीजिए और सीड को घस दीजिए। घस देंगे तो उसका जो इम्परमिएबिलिटी है, सीड कोट बाहर से जो रफ ये हो जाएगा वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तो परमिएबल बन जाएगा। या तो फिर आप उसको विगरसली शेक कर सकते हैं, तो उससे भी उसके जो पोर्स हैं वो खुल सकते हैं सीड के। इन नेचर दीज एब्रेशंस आर कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, तो नेचुरल वे में भी ये पॉसिबल है और ये काम कौन करता है? माइक्रोब्स करता है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये जानवर लोग खाता है, गाय बैल ये सब, ठीक है, भैंस, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जब जाएगा रोमिनेंट्स के, तो वहां पे भी जो सीड्स हैं उनका एब्रेशन हो जाता है। ठीक है, फिर जब वो डंग के माध्यम से बाहर निकलेगा और फिर वो जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, अब इनहिबिटरी सब्सटेंसेस जो मौजूद हैं उसको आप हटा सकते हो बाय प्रोवाइडिंग इट टू चिलिंग कंडीशंस। ठीक है, आप उसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दीजिए, या तो आप उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर दीजिए, नाइट्रेट से ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव हो गए आपके। इससे भी आप जो केमिकल इनहिबिटर्स हैं, एब्सिसिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, फेनोलिक एसिड, उसको आप हटा सकते हैं। यहाँ देखिए, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट भी है, जिब्रेलिक एसिड भी है और नाइट्रेट भी है, तो स्टूडेंट लोग नाइट्रेट को भूल जाता है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, so changing the environmental conditions such as light and temperature are other methods to overcome seed dormancy। ठीक है, तो लाइट और टेम्परेचर को भी आप कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे भी सीड डोरमेंसी को हटाने के लिए। ठीक है, आपसे यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सीड डोरमेंसी, देन व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल कॉजिंग सीड डोरमेंसी। तो योर आंसर इज एब्सिसिक एसिड, ये याद रखिए। ठीक है, और काफी इम्पोर्टेंट है। और और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये चिलिंग कंडीशन से हट रहा है, जिब्रेलिक एसिड से हट रहा है। ठीक है, तो ये हट सकता है। फिर उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि सीड डोरमेंसी कितने साल का हो सकता है। ठीक है, तो जैसे लोटस सीडो 5000 साल तक डोरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको भी याद रखना होता है। एक और चीज है कि साइटोकाइनिन भी यहाँ पर रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, ठीक है, अब एक तरीका ये है, आप पानी से भी सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो इम्बाइब हो जाएगा सीड ले लेगा। ठीक है, तो उसके बाद सीड डोरमेंसी ब्रेक हो सकता है। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड के ट्रीटमेंट से ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। यहाँ पे एक और टर्म ये लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, वो है स्कैरिफिकेशन टर्म। ठीक है, ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछा हुआ है, स्कैरिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, तो कहने का मतलब है जो डोरमेंसी है वो आपका दो तरीके का हो सकता है, एक तो एक्सोजीनस हो सकता है, दूसरा एंडोजीनस हो सकता है। एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस डोरमेंसी। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्कैरिफिकेशन कह रहे हैं। एक्सोजीनस डोरमेंसी है, ये तो जो एम्ब्रियो का सीड बाहर के जितने भी फैक्टर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये हो गया इनसाइड। ठीक है,
तो कहने का मतलब है अगर हमको इसको तोड़ना रहेगा तो या तो हम सीड को मैकेनिकली स्कैरिफिकेशन करें, सीड कोट जो हार्ड सीड कोट का जो बैरियर है उसको तोड़ना है, मतलब उसको परमिएबल बनाना है, या गर्म पानी से ट्रीटमेंट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन। तभी भी हम उसका जो डोरमेंसी है तोड़ सकते हैं। ठीक है। या फिर आप बोलिएगा एसिड में डाल देंगे तो उसको हम लोग एसिड स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो मैकेनिकल, हॉट वाटर स्कैरिफिकेशन, एसिड। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं आपसे, जैसे कि गर्म पानी में आप उसको डाल दीजिए 24 घंटे के लिए। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके, चिलिंग कंडीशन के लिए डाल दीजिए, एसिड, लाइट टेम्परेचर का ये भी है। ठीक है। तो इतने सारे कंडीशंस हैं, आप चेंज कर सकते हो और तोड़ सकते हो टॉर्मेंट को। ठीक है। यहाँ पर अब आप समरी देखते हैं हम लोग। तो ग्रोथ of the most conspicuous events in any life organism. It is irreversible. Increase expression parameters, size, area, length, height, volume, cell number, etc. It conspicuously involves increased protoplasmic material. ठीक है, तो यहाँ हुआ है. In plants, the sites of growth, you know it, root and shoot, apical meristem, some meristem contribute to elongation growth of plant axis. Growth is indeterminate. Typical growth ज्योमेट्रिकल, ये पीछे टेक्स्ट में दिया है. Generally is not sustained at high rate throughout the life of an organism. Stages of growth, organogenesis, ये भी आप जानते हैं. To divide it into differentiation results in structures, that is specific function, principle to different cell में differentiate and then differentiate क्या होता है. Development could also be flexible of growth and differentiation and can't exhibit plasticity. तो कुछ भी नया नहीं है, सब under the control of intrinsic factors.